नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा ज्ञान दैनिक क्लासेज ऑनलाइन। तो हम पढ़ रहे हैं कोबाल्ट ईथर, जिसमें आज हम देखेंगे आखिरी भाग नंबर 16, जिसमें हम पढ़ेंगे ईथर के रासायनिक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? ईथर के रासायनिक गुणधर्म। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ईथर के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं और इसका उपयोग कहाँ पर होता है या किस किस क्षेत्र में इसका उपयोग हम करते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले कि डाईएथिल ईथर के रासायनिक गुणधर्म। डाईएथिल ईथर के रासायनिक गुणधर्म क्या हैं? तो पहला है इसमें आपका ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन से क्रिया। तो आइए हम देखते हैं कि डाईएथिल ईथर का ऑक्सीकरण हम कैसे करते हैं। तो आप कहोगे कि हमारे पास है यहाँ पर डाईएथिल ईथर CH3 CH2 ऑक्सीजन CH3 CH2 CH3 होगा आपका। ये क्या है? आपका डाईएथिल ईथर है। इसकी क्रिया हम कैसे कराएंगे? इसकी क्रिया हम कराएंगे ऑक्सीजन के साथ। किस साथ? ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 अणु होंगे। कितने अणु होंगे ऑक्सीजन के? यहाँ पर 6 अणु होंगे। अणु अकेला नहीं रहता, इसलिए हमने यहाँ पे ये चीज को लिखा है। तो आप कहोगे ये डाईएथिल ईथर है और ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो डाईएथिल ईथर को हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे, अर्थात इसका हम दहन कराएंगे। तो क्या होगा आपका होगा यहाँ पर 4CO2। क्या होगा आपका? 4CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 4 अणु बनेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 4 अणु बनेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर क्या बनेगा? 3 2 5 3 2 5 मतलब हाइड्रोजन के 5 अणु यहाँ पे, मतलब 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पर। इस प्रकार हमारे पास क्या है? ये 10 हाइड्रोजन हो गए। और ऑक्सीजन देखिए यहाँ कितनी बार है? 6 दूना 12 12 13 ऑक्सीजन। पुनः ध्यान दीजिए 6 दूना 12 12 13। तो यहाँ पर कितने हुए? यहाँ पर हमारे पास है 8 और यहाँ पे 5 13 हो गए। तो आप कहोगे जब डाईएथिल ईथर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो आपको बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और जल का अणु बाहर चला जाता है। तो हमने ये देखा। और ये इसके अंतर्गत आएगी, ये आएगी दहन। तो हमने पहला गुणधर्म पढ़ा दहन, जिसमें हम कहेंगे जब डाईएथिल ईथर को का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है और जल बाहर निकल जाता है। चलिए अगला हम गुणधर्म देखते हैं कि डाईएथिल ईथर का अगला गुणधर्म क्या है। तो आइए हम देखते हैं डाईएथिल ईथर का अगला गुणधर्म देखिए, ये है आपका क्लोरीन से क्रिया। किससे? क्लोरीन से क्रिया। तो हम कहेंगे Cl2 से क्रिया। यहाँ हमारे पास है 2 कंडीशन कि कभी कभी पेपर में आपको देता है क्या होता है जब ईथर अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया करता है। क्या होता है जब ईथर अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया करता है? देखिए ये हमारे पास है ईथर CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3, ये हमने लिखा। अब यहाँ की कंडीशन ये दिया है कि क्या होता है जब क्लोरीन इसे डाईएथिल ईथर से अंधेरे में क्रिया करती है, मतलब यहाँ पर प्रकाश नहीं होगा। इस रिएक्शन में क्या है कि ये डाईएथिल ईथर है, ये क्लोरीन से क्रिया करती है, अंधेरे में करती है। तब क्या होगा? एक H यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से Cl निकलेगा। तो ये क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे आपके HCl। तो यहाँ पे आप कर दोगे HCl, ये बाहर चले गए। अब देखो बच्चा क्या क्या है। बच्चा हमारे पास है CH3, यहाँ पर क्या है? 2H था, एक H बाहर चला गया, तो यहाँ से लगा दोगे Cl। और उसके बाद देखिए एक H यहाँ रहेगा, ऑक्सीजन होगा CH2 CH3। तो ये डाईएथिल ईथर था, ये क्लोरीन थी, क्रिया कराया गया, HCl बाहर निकल गया। अब यहाँ पे देखो क्या है? बना मोनोक्लोरो ईथर। ये जो यौगिक बना इसका नाम क्या होगा? मोनोक्लोरो ईथर। और मोनोक्लोरो ईथर में फिर से हमें क्या जोड़ना है? क्लोरीन। मोनोक्लोरो ईथर में हमें पुनः से मतलब फिर से क्लोरीन को जोड़ना है और यहाँ पर भी क्रिया अंधेरे में होगी। अब ये बनाएगा आपका एक H यहाँ से निकलेगा, एक Cl यहाँ से निकलेगा, तो ये बना लेगा आपका HCl। क्या बना लेगा? HCl। ये हमको समझ में आया। अब जब HCl बना लेगा
तो CH3 बचेगा, CHCl बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा, CHCl बचेगा। यहाँ तक समझ में आया? देखो एक H यहाँ निकल गया था, एक H बचा है और यहाँ क्या है आपका Cl, ये वाला आगे लग जाएगा। फिर CH3, इसका नाम है डाइक्लोरो ईथर। क्या नाम है? डाइक्लोरो ईथर। तो हम कहेंगे कि जब मोनोक्लोरो ईथर को पुनः क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो डाइक्लोरो ईथर बनता है। एक बात पुनः समझिए, यह है आपका डाइएथिल ईथर, इसकी क्रिया क्लोरीन से होगी अंधेरे में तो HCl बाहर निकल जाएगा और मोनोक्लोरो ईथर बनता है। मोनोक्लोरो ईथर को पुनः क्लोरीन से क्रिया कराएंगे अंधेरे में तो HCl बाहर निकल जाता है, डाइक्लोरो ईथर बनता है। तो हमने यहाँ तक देखा। अब हम देखेंगे कि ईथर के और रासायनिक गुणधर्म क्या है। अगला रासायनिक गुणधर्म है कि ईथर प्रकाश में क्लोरीन से क्रिया करता है। ईथर प्रकाश में, तो प्रकाश की उपस्थिति में, अब देखो क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में Cl से क्रिया, Cl2 से क्रिया, प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 से क्रिया। अब देखिए हमारे पास ये क्या है, CH3 CH2 ऑक्सीजन, CH2 CH3, मतलब ये हमारे पास है डाइएथिल ईथर। क्या है? डाइएथिल ईथर है। और इससे हम क्रिया कराएंगे किसके साथ? 10Cl2 के साथ। ध्यान देना इस बात, प्रकाश की उपस्थिति है, H कर देना यहाँ पे H कर देंगे हम। तो हम कहेंगे डाइएथिल ईथर को प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराते हैं। डाइएथिल ईथर को प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराते हैं। यहाँ पर क्लोरीन के 10 अणु हैं। तो जब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर H कई बार है? 3 बार। यहाँ पे H 2 बार है, यहाँ पे 3, यहाँ 2, तो कुल कितने हो गए आपके पास? 5 यहाँ, 5 यहाँ, 10। तो आप कर दोगे यहाँ पर 10H, मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास? 10 हाइड्रोजन हो गई। अब देखिए यहाँ पर Cl कई बार है? 10, मतलब 2 बार है, तो ये गुणा 10 तो कितना होगा? 20 होगा। तो यहाँ से 10 Cl निकाल लो, सॉरी 10 Cl को निकाल लो। तो देखिए 5 यहाँ से, मतलब 3 2 5, 2 3 5, 10 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए और उसके बाद 20 Cl से 10 Cl को हमने निकाल लिया। तो क्या बना लिया? 10 HCl को बना लिया। अब बच्चा क्या क्या है? बच्चा है आपका C बचा है, ये चले गए, Cl3 बचा है और CCl2 बचा है। उसके बाद ऑक्सीजन CCl2 CCl3 बचा हुआ है। तो हमने देखा कि हमारे पास ये अभी बचे हुए हैं। पुनः ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका? डाइएथिल ईथर। इसकी क्रिया क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं। इसकी क्रिया क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं। तब क्या होता है? HCl का 10 अणु बाहर निकल जाता है। HCl का 10 अणु बाहर निकल जाता है और क्या बनता है? परक्लोरो ईथर बनता है। इसका नाम है परक्लोरो ईथर बनता है। तो हमने ये देखा कि 10 अणु बाहर निकल गए और परक्लोरो ईथर बनता है। तो हमने देखा ईथर का ये वाला रासायनिक गुणधर्म। अगला हम देखते हैं कि ईथर के और क्या क्या रासायनिक गुणधर्म हैं। क्या देखेंगे? ईथर के और क्या क्या रासायनिक गुणधर्म है। तो ईथर का अगला रासायनिक गुणधर्म है जल अपघटन। क्या है? जल अपघटन। ईथर का जो अगला रासायनिक गुणधर्म है वह है जल अपघटन। इसमें होगा कि आपका लिखेंगे आप CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3 ये लिखेंगे और इसको इसके साथ पानी के साथ क्रिया कराएंगे तो आप कहेंगे ये है जल। तो हमने लिखा डाइएथिल ईथर। क्या लिखा? डाइएथिल ईथर जल के साथ क्रिया करा दिया। अब क्या होगा? ये बनाएगा आपका CH3 CH2 OH। क्या बनाएगा? CH3 CH2 OH प्लस CH3 CH2 OH ये बना लेगा। मतलब जब हम डाइएथिल ईथर को जल के साथ क्रिया कराते हैं, जब हम डाइएथिल ईथर को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है?
तो ये बना लेता है आपका एथिल अल्कोहल के 2 अणु। क्या बनाता है? एथिल अल्कोहल के 2 अणु। ध्यान रहे, यदि आप मेथिल ईथर डाई मेथिल ईथर को जल के साथ क्रिया कराओगे, डाई मेथिल ईथर को जल के साथ क्रिया कराओगे तो क्या बनाएगा? मेथेनॉल, मतलब मेथिल अल्कोहल के 2 अणु बना लेंगे। तो आप कहोगे जब हम डाई मेथिल ईथर को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल के 2 अणु बना देता है। तो हमने ये देखा ईथर के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें हेडिंग थी आपकी जल अपघटन। तो हमने देखा कि जब ईथर को हम जल अपघटित करते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ये चीज़ हमने देखा। आइए देखेंगे इसका हम अगला रासायनिक गुणधर्म। तो अगला गुणधर्म हम देखेंगे ईथर का, और आइए हम देखते हैं कि ईथर मतलब क्या होता है जब ईथर इससे एसिड एनहाइड्राइड से और एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है। तो पहले हम एक एक देखेंगे। पहले हम देखेंगे क्या होता है जब डाई एथिल ईथर एसिड एनहाइड्राइड से क्रिया करता है। इससे एसिड एसिड एनहाइड्राइड से क्रिया करता है। पहले हम इसे देखेंगे। तो ये हमारे पास CH3 CH2 ऑक्सीजन CH3 CH2 प्लस एसिड एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3CO ऑक्सीजन। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3 मतलब डाई एथिल ईथर है। उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड, इसका सूत्र क्या होगा? CH3CO ऑक्सीजन CO CH3। ये हमारे पास क्या है? इसका ये सूत्र है। अब हम देखिए पढ़ेंगे कि मतलब क्या क्रिया होती है, क्या बनता है। तो ये बनाएगा आपका, यहाँ पे CH3 CH2 कई बार है, 2 बार है, और यहाँ पे CH3 कई बार है, 1 बार है। लिखेंगे हम CH3, लेकिन यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। उसके बाद CO, मतलब यहाँ पर 3 बार ऑक्सीजन है, 1 4, तो यहाँ पे हमने कितना किए? 2 2 4। फिर होगा आपका CH2 CH3, ये बनेगा आपका यौगिक। तो आप कहोगे जब डाई एथिल ईथर इससे क्रिया करता है एसिड एनहाइड्राइड से। किससे? एसिड एनहाइड्राइड से। तो बनाता है आपका एथिल एसीटेट। क्या बनाता है? CH3COO CH2 CH3 बनाता है। इसका नाम है एथिल एसीटेट। ये बनता है आपका। तो आप कहोगे हमने ये देखा ईथर का रासायनिक गुणधर्म, और जब डाई एथिल ईथर इससे एसिड एनहाइड्राइड से क्रिया करेगा तो एथिल एसीटेट बनेगा। सूत्र है 2CH3COO CH2 CH3। ये चीज़ हमने देखा। आइए हम देखते हैं क्या होता है जब, आगे हम देखेंगे क्या होता है जब डाई एथिल ईथर, क्या होता है जब डाई एथिल ईथर किससे क्रिया करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो लिखेंगे हम CO से क्रिया ब्रैकेट में कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया। अब देखिए अब क्या होगा यहाँ पर। अब ये कंडीशन यहाँ पर होगी कि हमारे पास यहाँ पे मिलेगा डाई एथिल ईथर CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3, ये मिला। यह है ये हमारे पास है डाई एथिल ईथर। और उसके बाद क्या मिलेगा यहाँ पर? CO, मतलब हमको इसे क्रिया कराना है। तो हम कहेंगे डाई एथिल ईथर, मतलब जब डाई एथिल ईथर को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, जब डाई एथिल ईथर को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? ये CO आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा और बनेगा CH3 CH2 COO, मतलब यहाँ से CO निकला, यहाँ से O जुड़ा, तो COO CH2 CH3 बना लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये डाई एथिल ईथर है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब मिलते हैं तो ये क्या बनाता है? आपका CH3 CH2 COO CH2 CH3 को बना लेता है। तो आप कहोगे कि इसका नाम क्या है? तो इसका नाम होगा आपका एथिल एसीटेट। क्या होगा नाम इसका? एथिल एसीटेट होगा। तो हमने इस चीज को देखा, एथिल
एसीटेट अथवा एस्टर कहेंगे, हम क्या कहेंगे? एस्टर कहेंगे। तो आप कहोगे कि जब डाईएथिल ईथर को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल एसीटेट अथवा एस्टर हमें प्राप्त होता है। अगला हम देखेंगे इसके साथ, अगला जो हम पढ़ेंगे वह है आपका एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। किसके साथ? एसिटिल क्लोराइड। सूत्र होगा CH3, लेकिन हमें कराना है ईथर को ना, पहले हम ईथर सूत्र लिखेंगे भाई, CH3 CH2 C और यहाँ पे होगा ऑक्सीजन, और उसके बाद हम यहाँ पे जोड़ देंगे CH2 CH3। ये क्या हो गया आपका? यही है आपका डाईएथिल ईथर। अब कराएंगे हम इससे एसिटिल क्लोराइड, CH3CO Cl से कराएंगे। तो पुनः ध्यान दीजिए, ये है आपका डाईएथिल ईथर, ये है आपका एसिटिल क्लोराइड। अब जब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर बनेगा आपका प्रोडक्ट, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पर बनेगा हमारा यौगिक CH3 CH2 Cl। क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl, मतलब ये यौगिक तो ये बन जाएगा CH3 है, CH2 यहाँ मिलेगा CH3, मतलब CH3 ये हो जाएगा आपका, CH2 ये हो जाएगा और एक Cl निकलेगा। इतना तो हमने निकाल दिया, मतलब इसको हम ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं, इतने को हमने बाहर निकाल दिया। अब बच्चा काम करें, देखो भाई बचा है यहाँ पे CH3 CH2 C, मतलब यहाँ पे CO है ना, तो CO लिखेंगे हम डबल O, तो क्या बचा आपके पास? CH3। तो पुनः ध्यान दीजिए, CH2 है, नहीं CH3 है, CH2 है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे CO है, तो मतलब O और OCO, मतलब दो बार ये हो गए, और CH3 तो प्लस में कर देंगे आप। तो आप कहोगे जब डाईएथिल ईथर को किसके साथ? एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं। जब डाईएथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो होगा ये चीज कि बनाएगा आपका एथिल एसीटेट अथवा एस्टर बनाएगा एथिल एसीटेट, और इसका नाम है एस्टर भी कहते हैं, इसे एस्टर भी कहेंगे। ये बनेगा, साथ ही साथ एथिल क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, साथ ही साथ एथिल क्लोराइड बाहर चला जाता है। तो ये क्या है आपका? एथिल क्लोराइड। तो हमने ये चीज देखा। अगला जो हम रासायनिक समीकरण मतलब ईथर का अगला रासायनिक गुणधर्म देखेंगे वह है हमारे पास इसके साथ PCl5 से क्रिया, इसके साथ PCl5 से क्रिया। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है जब ईथर PCl5 से क्रिया करता है। किससे? PCl5 से क्रिया। तो क्या होता है जब ईथर PCl5 से क्रिया करता है? देखो ये हमारे पास है डाईएथिल ईथर, CH3 CH2O CH2 CH3, ये हमारे पास है डाईएथिल ईथर, और ये हमारे पास क्या है? PCl5। तो हमने देखा हमारे पास ये डाईएथिल ईथर है और ये क्या है आपका? PCl5। जब हम क्रिया कराएंगे तो होगा क्या? ये बना लेगा आपका, ये बनाएगा आपका CH3 CH2 Cl का दो अणु बनाएगा, ध्यान देना, का दो अणु, मतलब ये CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब ये दो बार निकलेंगे और Cl बना लेगा, प्लस क्या होगा? POCl3 बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? POCl3 बाहर निकल जाएगा। तो आप कहोगे जब डाईएथिल ईथर को PCl5 के साथ क्रिया कराते हैं तो POCl3 बाहर निकल जाता है, फास्फोनिल ट्राई क्लोराइड ये बाहर चला जाएगा, और क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl, मतलब एथिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? एथिल क्लोराइड बनता है। तो हमने देखा ईथर का ये रासायनिक गुणधर्म। अगला इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे जो वो है आपका कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया। किसके साथ? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया। तो Hi से क्रिया। प्रश्न उठता है क्या होता है जब डाईएथिल ईथर Hi से क्रिया करता है? तो देखिए यहाँ पर दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। यहाँ पर
दो प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। पहला जो है वो आपका होगा क्या, पहला आपका होगा सामान्य क्रिया, जिसमें आप ठंडे पर क्रिया कराओगे। किससे कराओगे, ठंडे पर कराओगे। तो आप लिखोगे CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3, ये इतना लिखोगे। और ये ठंडे पर रिएक्शन हो रहा है, इसके साथ HI के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए यह रिएक्शन ठंडे पर हो रहा है, HI के साथ हो रहा है, तो ये बना लेगा आपका इथिल आयोडाइड। क्या बनाएगा CH3 CH2I, मतलब इथिल आयोडाइड बनाएगा। साथ ही साथ क्या बनाएगा आपका, यहाँ पे H है, यहाँ पे O है, ये बनाएगा CH3 CH2O, मतलब O यहाँ पे मिला और H यहाँ मिला, तो ये बनाएगा एल्कोहल। तो आप कहोगे जब डाई एथिल ईथर को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं, जब डाई एथिल ईथर को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं, तब क्या होता है, तब ये बनाता है आपका कि एथिल आयोडाइड। क्या बनाएगा, एथिल आयोडाइड बनाता है, साथ ही साथ एथिल एल्कोहल को बनाता है। हमने ये चीज़ देखा। अब अगला हम पढ़ेंगे, इसी में दूसरी जो क्रिया है वह है कि क्या होता है जब डाई एथिल ईथर को, क्या होता है जब डाई एथिल ईथर को ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं, लेकिन गर्म करने का मतलब गर्म करके कराते हैं, तब देखिए हम क्या होता है। तब यहाँ पर देखिए बनेगा, तब यहाँ पे बनेगा कि ये डाई एथिल ईथर है और HI से आप क्रिया कराओगे, HI से आप क्रिया कराओगे। तो यहाँ पर HI के दो अणु इस बार प्रयोग में लिए जाएंगे, HI के दो अणु यहाँ पर प्रयोग में लिए जाएंगे। अब देखिए प्रश्न फिर सुन लीजिए, क्या होता है जब डाई एथिल ईथर हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करता है, लेकिन गर्म अवस्था पर, ठंडे में नहीं है, गर्म पर है, तो बनाएगा आपका CH3 CH2, ये बना लेगा आपका। और उसके बाद देखो CH3 CH2 बना लिया, और यहाँ पे ये दो अणु बनाएगा इसका, और I यहाँ पे हम जोड़ देंगे। साथ ही साथ यहाँ क्या बचा, दो बार हाइड्रोजन है, तो लिखेंगे आप H2, एक O है तो हम लिख देंगे O। तो पुनः ध्यान दीजिएगा यार, आप कहोगे जब डाई एथिल ईथर को गर्म करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हो, जब डाई एथिल ईथर को गर्म करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो क्या होता है, तो बनता है, क्या बनता है यहाँ पर एथिल आयोडाइड। क्या बनता है, एथिल आयोडाइड बनता है और पानी बाहर निकल जाता है। तो हमने देखा जब डाई एथिल ईथर को किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं, तो क्या बनता है आपका एथिल आयोडाइड बनता है और जल बाहर निकल जाता है। तो हमने ये रासायनिक गुणधर्म को देखा। अगला गुणधर्म है ईथर का कि क्या होता है जब डाई एथिल ईथर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है। तो अगला हम क्या पढ़ेंगे, लास्ट वाला, क्या होता है जब डाई एथिल ईथर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है। तो इसे हम क्या लेते हैं और लिखेंगे हम CH3 CH2 ऑक्सीजन, फिर हम लिखेंगे CH2 CH3। इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, इसकी क्रिया हम कराएंगे किसके साथ, इसकी क्रिया हम करेंगे SO4 के साथ, H2SO4 के साथ। तो इसकी क्रिया हम कराएंगे किसके साथ, H2SO4 के साथ कराएंगे। तो ये क्या करेगा, ये पानी को बना लेगा, पहले ये पानी को बना लेगा। अब यहाँ पे देखिए H2SO4 आपका जो लिया गया है वहाँ पे दो अणु होगा, कितना होगा, दो अणु होगा। तो ये बनाएगा पहले आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो CH3 CH2 HSO4, CH3 CH2 SO4, मतलब यहाँ से CH3 CH2 CH3 CH2 ये आ गए, कितनी बार, दो बार आ गए, तो दो हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। और SO4 मतलब SO4 यहाँ पे कई बार है, दो बार है, दो बार हमने SO4 लिख दिया, ये चीज, और हमने यहाँ से 2H को निकाल दिया। अब ये क्या बनाएगा, प्लस जल को बना लेगा, प्लस जल को बना लेगा। तो आप कहोगे जब डाई एथिल ईथर इसे सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है और जल का अणु बाहर निकल जाता है। तो हमने देखा ये इस चीज़ को। अब हम पढ़ेंगे ईथर के भौतिक गुणधर्म तथा उपयोग कि ईथर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और इसके भौतिक गुणधर्म क्या हैं। तो आइए हम देखते हैं ईथर के भौतिक गुणधर्म। आप कहोगे ईथर रंगहीन अतिवाष्पशील द्रव होता है। ईथर क्या है, रंगहीन अतिवाष्पशील द्रव होता है, जिसका क्वथनांक 34 डिग्री 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका क्वथनांक चाहिए। और उसके बाद आप कहोगे ईथर
क्या करता है, त्वचा पर फफोले डालता है और इससे मतलब जब त्वचा पे लगाते हैं तो हमें ठंडे मतलब ठंडा ये कहता है, ठंडा होने का महसूस होता है और इसकी विशिष्ट मतलब एक अलग तरीके की मीठी गंध होती है। इसकी एक अलग प्रकार की मीठी गंध होती है और यह शीघ्र ही वाष्पित हो जाता है, मतलब ये बहुत जल्दी वाष्पित हो जाता है। इधर क्या होता है, बहुत जल्दी वाष्पित हो जाता है। और इधर एक खास बात है कि इसका उपयोग हम शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं। क्यों? क्योंकि यह इसे सूंघने पर क्या होती है आपकी निश्चितता का मतलब बेहोशी होती है, इसे सूंघने पर बेहोशी उत्पन्न होती है। तो हमने ये देखा। तो आइए संक्षेप में सब कुछ समझ लेते हैं। आप कहोगे ईथर एक विशिष्ट गंधयुक्त तो क्या होता है आपका वाष्पशील द्रव है, यह रंगहीन होता है, इसे सूंघने पर मूर्छा मतलब बेहोशी आती है, जो मतलब निश्चेतक के रूप में अर्थात इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं। इसे क्वथनांक कितना है आपका 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसे त्वचा पे जब डालते हैं तो ठंडा होने का अनुभव होता है। तो हमने ये चीज़ देखा। और ईथर ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है और विस्फोटक पदार्थ का निर्माण करती है। ईथर ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है और क्या करती है, विस्फोटक पदार्थ का निर्माण करती है। तो हमने इस चीज़ को देखा। और आप कहोगे कि यह प्रकृति में किस तरह होता है, यह प्रकृति में उदासीन होता है, यह प्रकृति में उदासीन होता है। आइए हम देखते हैं कि ईथर के उपयोग क्या क्या है, ईथर के उपयोग क्या क्या है। तो आइए हम देख लेते हैं ईथर का उपयोग। तो पहला आप कहोगे ईथर का उपयोग कहाँ पे है, चिकित्सा क्षेत्र में। कहाँ पे है इसका उपयोग, चिकित्सा क्षेत्र में है, विलायक के रूप में है। किसके रूप में है, विलायक के रूप में है। तेल, वसा, रेजिन आदि को बनाने में उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में उपयोग करते हैं। इसे उपयोग कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बनाने में डाईएथिल ईथर का उपयोग किया जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बनाने में डाईएथिल ईथर का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ हम आपको बता दिए हैं कि यह क्या करता है, अस्थायी बेहोशी को उत्पन्न करता है। अतः इसका प्रयोग कहाँ पर, अतः इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा में करते हैं। कहाँ करते हैं, बेहोश करने में करते हैं, शल्य चिकित्सा में बेहोश करने में करते हैं। तो हमने ये चीज़ देखा और ईथर के बारे में हमने देखा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अगला भाग। आज यहीं तक एक रिएक्शन बचा है, उसे हम देख लेते हैं। उसके बाद आज ईथर का पाठ यहाँ पर समाप्त होता है और हम आगे भाग पढ़ेंगे अगला पाठ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो लास्ट वाला जो बचा है उसे देख लीजिए। CH3 है, CH2 है, ऑक्सीजन है, CH2 है, CH3 है। इसकी क्रिया किससे कहा होगी, एल्यूमिनेट मतलब Al2O3 की उपस्थिति में से हम गर्म करेंगे। की उपस्थिति में से हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ताप होगा 350 डिग्री सेंटीग्रेड, 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देखिए डाईएथिल ईथर को एल्यूमिनेट के साथ मतलब गर्म करते हैं जहां पर ताप होता है 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे कार्बन कितनी बार है आपके, 4 बार है। आप लिखोगे 4 ऐसे। उसके बाद देखिए क्या है, कार्बन है। तो इस प्रकार आप बना सकते हो। तो कार्बन कितने हो गए आपके पास, ये आप बनाओगे। तो कार्बन 2 से गुणा करोगे तो कितने हो गए, 4 हो गए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बचा है, हाइड्रोजन कितने बार आपके पास है, यहाँ पर आपके पास है तो 10 बार। तो आप बनाओगे ऐसे कर दोगे। अब देखिए क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 4 हो गए। और उसके बाद 4 दूना 8 हो गए। कुल यहाँ पर कितने हैं, 10 हमारे पास हैं। प्लस कर दो H2। तो पुनः ध्यान दीजिए, जब डाईएथिल ईथर को इसके साथ एल्यूमिनेट के साथ क्या करते हैं, 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका एथिलीन गैस। क्या बनाएगा, एथिलीन। मेरे भाई CH2 है आपका, एथिलीन गैस बनाएगा या एथिलीन गैस बनाएगा और जब बाहर निकल जाता है। तो आज हमने देखा ईथर के बारे में। अब हम अगले भाग में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, जो न समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिए। उतना ख़राब वीडियो नहीं है, आपको क्लियर समझ में आएगा यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तब, और प्रत्येक अक्षर आपको दिखाई देंगे। देखिए रसायन विज्ञान आपका कठिन विषय है, इसलिए आप लोग लिखिए और लिख कर करें।
इसे याद करने की कोशिश करिए, अन्यथा आपको समझ में कम आएगा। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर वीडियो में आपको कोई समस्या आती है या वीडियो आपको कम ठीक लगता है तो उसके बारे में आप अपना सुझाव दीजिए। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज यही तक पढ़ेंगे। और हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 888 781 64 27। नमस्कार, धन्यवाद।